इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ सीमा सती और मेरे साथ है रजनीश। तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का ही नमस्कार। और जैसे कि रजनीश, जो पानी होता है ना, सभी के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा है ना कि जल ही जीवन है। और तभी तो कि हर व्यक्ति के लिए, फसलों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हर किसी के लिए पानी इतना जरूरी है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। और अगर बात की जाए इस पानी को किस तरह से हमारी फसलों के लिए हम बचा सकते हैं, और अगर बचाव की बात आती है तो बारिश इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फसलों के लिए जो जल का पानी होता है, वर्षा का जल होता है, उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं, किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और कार्यक्रम में किसान की बात कार्यक्रम में तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जल का क्या महत्व है फसल के उत्पादन के लिए। बिल्कुल सही कहा सीमा। और देखिए, खास तौर से अगर हर व्यक्ति की हम बात करें, खास तौर से जब ये गर्मी का मौसम है ना, और जब तपती धूप में आ रहे होते हैं और कहीं आपको ठंडा जल, शीतल जल मिल जाए, तो तब आपको पता लगता है कि ये अमृत है। और इस अमृत को, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से भरता है सागर, तो हमें आज जब औद्योगिकीकरण हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी विस्तार हो रहा है, ऐसे में जो जल की मांग है बहुत अधिक बढ़ रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि पानी की हर बूंद को सहेज कर रखें, उसको बचा कर रखें और उसका सही इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कहा कि वर्षा का जल, जैसे कि पानी की बात कर रहे हैं, और उसमें एक रूप है वर्षा का जल। तो कुछ आज ऐसी ही बात होती है हमारे विषय में, जो कि वर्षा का जल फसल उत्पादन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और किस तरह से फसलों उत्पादन के लिए वर्षा का जल का संरक्षण किया जा सकता है। और संरक्षण की बात अगर हम करते हैं तो संरक्षण तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे जो जल का प्रयोग है उसकी तेजी से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जल को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। सीमा, इसमें हर व्यक्ति अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की पानी की एक आवश्यकता होती है, लेकिन उसको हम किस तरह से एक सीमित दायरे में उपयोग करें, सही उपयोग करें, है ना। अपने आसपास अगर हम देखें कि किस तरह से हमें, जो अगर कहीं ऐसे व्यर्थ में जल बह रहा है तो उसको कैसे बचाव करें, कहीं आपके घरों में, छतों में या नल खुले ना हो, ये छोटी छोटी सावधानियां भी अगर हम सब बरतेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हम अपनी एक अहम भूमिका आम व्यक्ति भी निभा सकता है। और हमारे किसान भाई बहन भी अगर खेती को एक नए तरीके से करें, किस तरह से अपने खेतों में नमी बरकरार रखें, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो वो भी काफी हद तक इसको जल को संरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और हर व्यक्ति का एक अपनी भूमिका है और जल संरक्षण के लिए। और वहीं अगर हम बात करते हैं वर्षा का जो जल होता है, जब बारिश नहीं हो रही होती है तब सूखे की स्थिति से निपटने में ये बहुत काम आता है फसलों के लिए, और खासतौर पे हम आम लोगों के लिए भी ये बहुत काम आता है, केवल फसलों के लिए ही नहीं। तो आज हमारी जो विषय पर चर्चा होगी फसलों उत्पादन के लिए वर्षा जल संरक्षण, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन कुमार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। आइए सुनते हैं उनके साथ ये बातचीत, और बातचीत कर रही हैं आरती। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है और बूंद बूंद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है जल की। ऐसे में अगर वर्षा का जल है उसे संरक्षित करने की बात हो, और खासतौर पर अगर हम किसानों की दृष्टि से देखें और खेती की दृष्टि से देखें, वर्षा का जल जो है वो फसल उत्पादन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो आइए आज इसी पर बात करते हैं कि किस तरह से फसल उत्पादन के लिए वर्षा का जल आप संरक्षित कर सकते हैं और कितना ये महत्वपूर्ण है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर विपिन कुमार। आप वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आज हम बात करें फसल उत्पादन के लिए किस तरह से वर्षा जल जो है वो संरक्षित किया जा सकता है और उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमारे किसान मित्रों को। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जल संरक्षण आखिर किस तरह से किया जा सकता है और क्यों जरूरी है ये? अभी जो टाइम है, ये टाइम है जो कि हमें थोड़ी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जून का महीना आने वाला है और जैसे जून का महीना आ जाएगा तो उसके बाद बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो जल का संरक्षण मतलब जल क्या है, मेन स्रोत क्या है, वो है वर्षा। हमारे देश में वर्षा
आधारित लगभग में देखेंगे आप तो 60% के करीबन वर्षा पर आधारित खेती होती है। ये देखा जाता है कि जो वर्षा का जल है वो जल उचित उपयोग नहीं हो पाता, तो उसको उचित उपयोग करने के लिए हमें विधि जानना बहुत जरूरी होता है। तो सामान्य तौर पर बात करें कि जैसे देखें कि हमारे यहाँ करीबन 1200 मिलीमीटर के लिए वर्षा होती है और 2 सीजन होते हैं। एक को बोलते हैं हम साउथ वेस्ट मानसून जो साउथ से आता है, और एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के बे ऑफ बंगाल जो है उस वहाँ के समुद्र से पानी उठता है, और लेकिन उससे हमें नहीं फायदा होता। जो हमें जो दक्षिण से और वेस्ट की तरफ हवा बहती है, जो अरेबियन सी से पानी उठता है, वो पानी दक्षिण पश्चिमी मानसून उससे होता है, और इसी वर्षा से करीबन हमारी 70% वर्षा होती है हमारे देश में, इसी से होती है। तो सबसे जो अभी का टाइम है वो है खरीफ की फसलें हैं, जैसे धान है जो ज्यादा क्षेत्र पे हमारे भारत में लगाई जाती है, धान की फसल। और धान जैसे हम लोगों को पता भी है कि धान के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अब हम क्या करें? पहला काम मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी ज्यादा से ज्यादा किसानों के खेत जो होंगे वो खाली होंगे। तो खाली खेत में जैसे वर्षा आने स्टार्ट होगी तो अगर गहरी जुताई नहीं है, पानी भगने लगते हैं, तो हमें क्या करना है ऐसी दशा में? इस टाइम पे एक अगर जुताई गहरी कर सकें तो कर लें, जिससे क्या होता है कि पहले जब वर्षा होगा तो सीधा वो मिट्टी के अंदर घुस जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है। और दूसरा, मई का महीना जैसे बहुत टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये भी देखा गया है कि कीट पतंगों से जो जमीन में होते हैं, जो आने वाले होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरा ये काम कर सकता है कि जैसे कि अब वो मेड़बंदी करे। मेड़बंदी का एक बहुत अच्छा टाइम है, जब तक 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हाइट की मेड़ नहीं रहेगी, तो जब धान की रुपाई करेगा वो, तो पानी ऊपर से बह के वो दूसरे के खेतों में चला जाएगा, हो सकता है वहां से भी बह के कहीं और चला जाए। और जैसे हमने बताया कि धान बहुत पानी चाहिए होता है, लंबे टाइम तक लोग इसको पानी लगा के रखते हैं, तो ऐसी दशा में मेड़बंदी कर लेगा तो वो भी एक जल के संरक्षण करने का तरीका है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें क्या अगर अधिक वर्षा हो जाती है तो वो क्या पानी कहीं किसी भी अगर दिशा से देखे तो वो नुकसानदेह तो नहीं होगा? धान के खेत के लिए नुकसानदायक नहीं है। धान तो पानी से बहुत प्यार करने वाली फसल होती है, इसलिए इसको सेमी एक्वाटिक क्रॉप भी बोलते हैं जी। मतलब एक तरह से इसका जो नेचर ही है सेमी एक्वाटिक है, मतलब पानी प्यार करता है। इसके बहुत से कारण हैं। एक कारण जैसे अब उर्वरक की उपलब्धता है, जैसे फास्फोरस की बात करें, खरपतवार कम होते हैं, पानी अगर सही से लगा। खरीफ की फसल में सबसे ज्यादा खरपतवार आने स्टार्ट हो जाते हैं, पानी जो रहना जरूरी होता है खेत में, इसलिए लोग लगाते हैं। तो हम बात कर रहे थे जल के संरक्षण करने के तरीके। पहले तो ये तो खेत पे हो गया। दूसरा ये है कि अब क्या होता है कि हमारी वर्षा जो है एक समान नहीं है। अगर हम देखें उसको, जून से लेकर सितंबर तक का महीना है, उसमें बारिश होगी तो रेगुलर तो पानी गिरेगा नहीं, किसी दिन बारिश होगी, किसी दिन बारिश नहीं होगी। हो सकता है जो अंतराल है वो बहुत लंबा लंबा भी जाए। तो ऐसी दशा में क्या होता है, कभी कभी एक दिन में बड़ी हैवी रेनफॉल हुई और चारों तरफ बाढ़ आ गया। तो ऐसी दशा के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन गाँवों में सामुदायिक तालाब हैं और जिन किसानों के पास खेत ज्यादा हैं, तालाबों का सुंदरीकरण करके नालों की सफाई कर दें, जिससे कि सीधा पानी जो है आराम से जाके उस तालाबों में पहुंच सके। कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि अच्छे से चैनल नहीं होते हैं, तो पानी बह के कहीं नदियों से होते हुए वो भाग जाता है। तो आसपास के आप जब गाँव में जो तालाब है सामुदायिक, आजकल 2-3-4 तालाब किसी न किसी गाँव में होते ही हैं, तो उसको भर लें। दूसरा, अगर आपके पास खेत ज्यादा है तो आप ये देखें कि आप क्या कुछ क्षेत्र अपने जमीन का तालाब को दे सकते हैं क्या। अगर आपको लगता है हाँ, तो आप उस विषय में भी सोचिए। इससे होगा क्या, आप चाहेंगे तो जल के साथ साथ मछली का उत्पादन भी कर सकते, और उसी जल को आप अपने खेतों में भी यूज कर सकते हैं। पूरी तरह से एक तालाब बनाने की एक तालाब कुछ एरिया निर्धारित करें, और सरकार इस पे अच्छा खासा अनुदान देती है। और राज्यों में देखेंगे आप, कुछ राज्यों में कुछ ज्यादा है, कुछ राज्यों में कम है, लेकिन अनुदान है जिस पे मिलता है। तो किसान भाई इसके बारे में भी सोच सकते हैं। बहुत से किसानों का ये होता है कि सर हम जिस क्षेत्र में तालाब बना देंगे तो वो तो खेती योग्य नहीं रह जाता। फिर ऐसा जो क्षेत्र, अगर आप खेतीहर हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि छोटा सा किसान चला जाए खेत, जिसके पास छोटा सा खेत है वो क्या तालाब बनाएगा, लेकिन जो आप लोग ठीक ठाक हैं, जो बना सकते हैं, जो लंबी क्षेत्र पे खेती करते हैं, वो उनके लिए। उससे होता क्या है कि आप जितने क्षेत्र में तालाब देते हो उतने क्षेत्र में आप अच्छी खासी मछली की उत्पादन कर लेते हो, तो आमदनी तो वहां से आपकी हो जाती है। और मछली जो है उसको दाना खिलाते हो आप, तो वो पानी जो होता है वो भी बहुत उर्वरक से भरपूर हो जाता है। तो जब वो
खेत में जाएगा तो काफी हेल्पफुल करता है। और दूसरा, वो पानी आपका जो कुआं है, जो आपने ट्यूबवेल वहां बना रखा होगा, धीरे धीरे वो रिसाव करके आपकी जमीन पे, हो सकता है आप ना भी यूज करें तो धीरे धीरे वो रिस्क है आपकी, जो वहाँ के कुएं हैं, आपके तालाब, ट्यूबवेल है जो आपका रहता है, आप जिससे आप पानी उठाते हैं, उसको रिचार्ज करेगा। जब आपके यहाँ पानी गिरा और जो पानी बह के जाने वाला था, जिसको हम रनाफ बोलते हैं, उसको आपको हार्वेस्ट करके अपने आसपास ही इकट्ठा करना है और फिर उसका उचित उपयोग करना है। एक तरीका और है कि जैसे कि बहुत से आजकल जो ट्यूबवेल्स होते हैं ना, वो ट्यूबवेल्स भी क्या है कि जैसे नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो उन ट्यूबवेल्स को आप वाटर हार्वेस्टिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी होती है, डायरेक्टली पानी को उसमें नहीं डालना होता है, उसको थोड़ा सा आप कंकड़ के द्वारा जो क्षरण प्रक्रिया को बढ़ावा देके, जैसे कि जो सिल्ट पानी के साथ मिट्टियां भी आती हैं, तो मिट्टियां छिड़ जाए और फिर वो फिल्टर होके आप उस सॉफ्ट में उस पाइप से होते हुए जमीन के अंदर जाए। ये भी एक तरीका किसान भाई कर सकते हैं। अब उसके बाद कि आपने बोला जल संरक्षण, जल को हार्वेस्ट भी करना है और फिर जल को संरक्षित भी करना। तो किसानों को वो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी पर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए। आपने पानी बना लिया, आपने पानी आपके पास है, लेकिन आप उसका उचित उपयोग नहीं जब तक करेंगे तो दोहन होगा तो फिर आपकी जो फसल है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फसल होती है उसकी देखेंगे पानी की आवश्यकता, वो शुरू से लेके अंत तक हार्वेस्टिंग से, जैसे कि आप अर्ली स्टेज से कह सकते हैं, शुरुआत से कटान तक, मैच्योरिटी तक, उनमें पानी की जो आवश्यकताएं वो शुरू में कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर बीच में जाके बहुत ज्यादा हो जाती है। उस टाइम पर आपको ज्यादा देना होता है, फिर वो परिपक्व अवस्था जब आती है तो कम हो जाती है। तो आपको ऐसे व्यवस्थित करना है, अपना इरिगेशन का मैनेजमेंट करना है, पानी का ऐसा व्यवस्था करना है कि जो आपका बीच वाली अवस्था है, जिस अवस्था पे किल्ले निकलते हैं, पेनिकल गांठें बनती हैं, फूले निकलने इस अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को पानी जरूर सुनिश्चित करें। और वो तभी पॉसिबल है जब आप पानी को इकट्ठा करेंगे और उसको समझदारी से यूज करेंगे। तो मैं कहूंगा कि जो किसान भाई लोग हैं सरफेस मेथड से, फ्लड मेथड से इरिगेशन करते हैं, कोशिश करें उस टेक्नोलॉजी का कम उपयोग करें। आजकल सरकार ड्रिप्स प्रणाली को भी बहुत प्रमोट कर रही है। आप देखेंगी बहुत से राज्य, जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यूपी के भी कुछ क्षेत्रों में जहां पानी की लग रही है समस्याएं हैं, वहां पर ड्रिप प्रणाली काफी सक्सेसफुल हो रही है। तो जो धान है, ये पाया गया है रिसर्च में कि ये जो ड्रिप में भी अच्छा हो जाता है। केवल आप इसको नमी बरकरार रखिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका अच्छा हो जाएगा। तो इस तकनीकों का भी किसानों को उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या कि वो जो उनके सीमित जल संसाधन अगर हैं भी, तो भी वो उसको पूरी फसल अवस्था में सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से जो वर्षा जल संरक्षण करके अपनी खेती को जो है एक अच्छी जल प्रबंधन है उसके माध्यम से खेती अच्छी कर सकते हैं हमारे किसान। डॉक्टर साहब, बात की हमने खेतों की, खेती बाड़ी की, किसानों की भी कर ली, लेकिन अगर हम पशुओं के लिए देखें तो पशुओं के लिए जल प्रबंधन की बात करें या वर्षा जल की बात करें तो ये किस तरह से किया जा सकता है या कितना महत्वपूर्ण है? ये देखेंगी जानवरों के लिए भी पानी का बहुत महत्व। आज गर्मियों में पहले गाँव में तालाब हुआ करता था और जब गर्मी ज्यादा होती थी तो पशुओं को लोग ले आके तालाब में छोड़ देते थे और उसी में वो रहते थे और वो नहाते थे और ठंडे रहते थे और वहीं पर चारागाह होते थे, इस तरह से करते थे। लेकिन अब अमृत जल सरोवर परियोजना थी जो सरकार की, जिसके तहत इसने 50,000 से ज्यादा जो जलाशय थे पूरे भारत में सुचारू रूप से कार्यान्वयन, मतलब एक्टिव करना है उनको, शुद्धिकरण करके चाहे बना के, लेकिन उससे भी ज्यादा अचीवमेंट हुआ, बन चुका है। जो सामुदायिक जो पॉन्ड है, जो कहीं कहीं से गिर चुके हैं, ऐसे नॉन फंक्शनल हैं जहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, चारों तरफ घर बन चुके हैं। किसानों को मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए उनको कि कुछ ऐसे चैनल्स को साफ करके रखना चाहिए जिससे कि वो तालाब भरे पड़े रहें। और जानवरों के लिए पानी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, गर्मियों में तो विशेष रूप से बहुत ही महत्व रखता है जानवरों के लिए। ठीक है, आपने हमारे किसान मित्रों को ध्यान देना चाहिए कि जिससे से अपनी खेती पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने पशुधन की देखभाल करना, उनका ध्यान रखना, ये भी बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे, मृदा पर एक प्रभाव तो ये है कि उसकी नमी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसके अलावा और मृदा पर जल संरक्षण का या वर्षा जल संरक्षण की बात करें, क्या प्रभाव उसका पड़ता है? जैसे रन ऑफ को हमको हार्वेस्ट करना है, जो पानी गिरती है वर्षा में उसको स्पीड को कम करके उसको हार्वेस्ट करना है। तो आपने देखा होगा जब बारिश होती है, अगर हम पानी ना रोकें एक जगह से जी, वो दूसरी जगह जाके मिक्स होता है, पतली धारा
फिर पतली धारा से मिलती है, मोटी धारा बनती है, फिर वो मोटी धारा और मोटी धारा से मिलती है तो और मोटी धारा बनती है। इस तरह से वर्षा विकराल रूप ले लेता है। तो जो आपका ऊपरी सतह है, मिट्टी प्रकृति ने मेहनत करके बनाया रहता है, उसको ये जैसे स्प्लैश करके ऊपर से बहा लेके जाती। कुछ चीजें ऐसी दिखती नहीं है लेकिन हमारा नुकसान बहुत हो जाता है। 1 इंच सॉइल, 2 इंच सॉइल अगर आपके खेत से बह के चली गई, वो कितने दिन तक प्रकृति ने उसको बनाया था, आपने उसको बहा दिया। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि आपके खेत से बहुत बहुमूल्य मिट्टी जो है वो बह के चली जाती है, कहीं और चली जाती है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी न्यूट्रिएंट है वो बह के चले जाते हैं। आपकी जो खेत है अगर इस तरह से हमेशा होता रहा, अनुपजाऊ हो जाएगी। स्पेशली ये उन जगहों पर ज्यादा महत्व रखता है जिन जगहों पर ढलान ज्यादा होती है, पर्वतीय क्षेत्र जैसे हैं वहां पर। तो इसलिए कहा जाता है कि वहां पर कंटूर बंडिंग, टेरेसिंग, सतही खेती की जाए जिससे धारा को रोका जाए। हर स्टेज पे उनको रोक रोक कर नीचे की तरफ आने देते हैं, जिससे क्या होता है, वर्षा संरक्षित हो जाता है उस क्षेत्र में और वो विकराल रूप नहीं लेता है। तो मृदा पे भी पानी का बहुत, तो मृदा पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही जो हमारी खेती है उस पर तो प्रभाव पड़ता ही है, और हमारे पशुधन उनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी। तो बहुत सारी जो जल संरक्षण से जुड़ी हुई चीजें, खासतौर पर जो वर्षा का जल है उसकी अगर हम संरक्षण करते हैं तो बहुत हमारे जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, उनका हम उपयोग कर सकते हैं और हमारा जल को जो है संरक्षित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज साझा की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुनी ये चर्चा, और इस चर्चा में भाग ले रहे थे डॉक्टर विपिन कुमार प्रधान, जो कि प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली स्थित है, और साथ बातचीत कर रही थी आरती। तो अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरह से वर्षा का जो जल है उसको हम संरक्षित कर सकते हैं और किस तरह से अपनी फसल के लिए, अपने पशुधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही सीमा। और देखिए, इन्होंने जो हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर विपिन कुमार, उन्होंने बड़ी छोटी छोटी चीजें बताई कि मेड़बंदी करके, या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है खासतौर से सिंचाई में, इरिगेशन में, ड्रिप प्रणाली है, टपक सिंचाई है, फुहारा तकनीक है। तो इस तरह के जो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनाएंगे तो हम बहुत सारा जल को संरक्षित कर सकते हैं। और खासतौर से इसीलिए कहा गया है कि जो वर्षा जल का संचयन भी बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि जो बादलों से पानी नहीं बरसता बल्कि वो खेत खलियान के लिए अमृत बरसता है ना। तो उस पानी को किस तरह से हम सहेज सकते हैं। और एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, वो तालाबों की, बावड़ियों की, हमें जो हमारे पुराने तालाब हैं उनको भी संरक्षित करना होगा। भारत सरकार ने भी इस पर एक स्कीम चलाई है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें जानना होगा, हमें जागरूक होना होगा और कोशिश करनी होगी कि जो भी अमृत बरसे उसको हम व्यर्थ ना बहने दें। तो जो भी वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको अपनाएं, अलग अलग तरीके अपनाएं, और कहीं पे भी एक एक बूंद को हम अगर सहेज के रखेंगे, उसका सही उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो हम जिस अमृत की बात कर रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहेगा। बिल्कुल। और इस बार तो हमें खुद से वादा करना होगा क्योंकि मानसून आने ही वाला है, तो फिर इस बार वर्षा का जो जल है उसे संरक्षित करेंगे और उसका सही उपयोग करेंगे। तो कार्यक्रम सुन रहे हैं आप किसान की बात। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक
किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो सीमा, जैसा कि बात हुई थी, अभी हम एक संदेश भी सुन रहे थे कि जो खेती अगर विकसित होगी तभी हमारे जो कहते हैं ना कि आर्थिक संपन्नता आएगी। और देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, जैसे कि खेत में किसान होता है और सीमा पे जवान होता है ना, और साथ ही साथ विज्ञान भी उसमें अहम भूमिका निभाता है। और हाल ही के दिनों में हमने सब चीज़ें देखी कि किस तरह से जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो देश आगे बढ़ता है, देश की पूरी दुनिया में उसका गौरव बढ़ता है, और जब देश का गौरव बढ़ता है तो हम सब का गौरव बढ़ता है। बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लोकगीत ओमपाल रातौली की आवाज में। मेरे फौजी मानस हूँ रे फौजी, तू रे घर में मौजे उड़िए, मत ना छोड़ एकली जाइए, तू घर में रे मौजे उड़िए, मत ना छोड़ एकली जाइए पिया, मैं भी चलूंगी तेरी फौज में। और रउड़ दुख पावेगी घर रहे सुखे मौजे में, रे गोरी घर में मौजे उड़िए, मत ना छोड़ एकली जाइए पिया, मैं भी चलूंगी तेरी फौज में। और रउड़ दुख पावेगी तू घर रहे सुखे मौजे में, रे गोरी घर में मौजे उड़िए। तेरी वीर की जोत गात न रखो वे तू देखे लड़ाई, माता पिता परिवार छोड़ पिया तेरे साथ मैं आई, माता पिता परिवार छोड़ पिया तेरे साथ मैं आई। कमाई करूं फौज में जाके, बता दे क्यों लाया मन ब्याह के, कमाई में करूं फौज में जाके, बता दे क्यों लाया मन ब्याह के पिया, मैं भी चलूंगी तेरी फौज में। गोरी उड़ दुख पावेगी धरा रहे सुखे मौजे में, रे तू घर में मौज उड़ाइए। फौज देश का पड़र निभाना, गोरी सुन ले रे 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 रे, फौज देश का पड़र निभाना, तू बात मान जार प्यारी। मैं भारत की शान बढ़ाऊं, दुश्मन को पड़ूं भारी। अच्छा? मैं भारत की शान बढ़ाऊं, दुश्मन को पड़ूं भारी। हारी बात नहीं शेर तेरी, रण में जंग देखियो मेरी, और हारी बात नहीं से तेरी, रण में जंग देखियो मेरी पिया, मैं भी चलूंगी तेरी फौज में। और रउड़ दुख पावेगी धरा रहे सुखे मौजे में, रे गोरी घर में मौजे उड़ाइए।
माला तू रटती रहिए मन में। इकला नहीं जान दूं रण में पिया, मैं भी चलूंगी तेरी फौज में। गोरी उड़ दुख पावेगी तू घर रहे सुखे मौजे में रे गोरी, घर में मौजे उड़ई। डर के मर जागी होए रे प्यारी, एरे डर के मर जागी फौज में रहने लिए तू कहना। पक्का कर लिया प्रण पिया अब तेरे साथ मैं रहना। पक्का कर लिया प्रण पिया अब तेरे साथ मैं रहना। सहना पड़ जागा दुख भारी, कहता देश राज परचारी। और सहना पड़ जागा दुख भारी, कहता देश राज परचारी पिया, मैं भी चलूंगी तेरी फौज में। गोरी उड़ दुख पावेगी धरा रहे सुखे मौजे में रे तू, घर में मौजे उड़ाइए। मत ना छोड़ एकली जाइए, अरे तू रे घर में मौजे उड़ाइए। मत ना छोड़ एकली जाइए पिया, मैं भी चलूंगी तेरी फौज में। ए उड़ दुख पावेगी धरा रहे सुखे मौजे में रे गोरी, घर में मौज उड़ाइए। तो अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति लोकगीत ओमपाल रातोलवी और कुसुम गौर की आवाज में, और बहुत ही कहते हैं ना कि एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, बहुत ही देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही है और कुछ करने का मन कर रहा है। देखिए आज की महिलाओं चाहे पुरुष हों सभी साथ मिल के देश की रक्षा भी कर रहे हैं और देश के उत्पादन में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और आइए लेते हैं एक अंतराल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और अब बहुत ही समय कम रह गया है और एक कार्यक्रम किसान की बात से हम लेते हैं इजाजत। मैं सीमा सती और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।